मेरा नाम विक्रम चौहान है। पेशे से मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, लेकिन जो केस मैं लेता हूँ वो पुलिस की फाइलों में नहीं मिलते। वो मामले होते हैं जहाँ तर्क खत्म हो जाता है और वहाँ से अंधेरा शुरू होता है। मेरी काम की शुरुआत साधारण गुमशुदगी और चोरी से हुई थी, लेकिन एक दिन मैं एक ऐसी हवेली में गया जहाँ एक आत्मा ने मुझसे मदद मांगी और तब से मेरी जिंदगी बदल गई। अब लोग मुझे भूतों का जासूस कहते हैं, शायद मजाक में या शायद डर के मारे मैं हर उस जगह जाता हूँ जहाँ सन्नाटा चीखता है, जहाँ अतीत अब भी दीवारों में जिंदा है और जहाँ केले नहीं होता। इन्हीं में से एक केस आया, एक ऐसे नंबर से जो मेरे फोन की स्क्रीन पर बस एक बार दिखा और फिर गायब हो गया। आवाज कांप रही थी। एक औरत थी। शायद उसने सिर्फ इतना कहा, सर, शांति निकेतन अनाथ आश्रम के रूम नंबर 13 में कुछ है। वो दरवाजा हर सुबह अपने आप बंद मिलता है और अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। बस उसके बाद लाइन कट गई। मैंने कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से उठा, फाइलें खंगाली। शांति निकेतन अनाथाश्रम का नाम सुना सुना लग रहा था और फिर याद आया, ये वही जगह थी जहां 20 साल पहले एक अजीबोगरीब घटना हुई थी। एक ही रात में 7 बच्चे गायब हो गए थे और एक आया की लाश पानी की टंकी में मिली थी। मामला दबा दिया गया था। कहा गया बच्चे भाग गए थे और औरत ने खुदकुशी की थी। लेकिन अब इतने सालों बाद उस कमरे से किसी के रोने की आवाज आना, कुछ न कुछ तो था जो अधूरा रह गया था। मैंने अपना ब्लैक लेदर बैग उठाया जिसमें मेरी टॉर्च, कैमरा, नोटबुक और कुछ धार्मिक चीजें होती थी। कई बार जब तर्क नहीं चलते तो आस्था ही बचाव बनती है। मैंने कैब बुक की। लोकेशन शांति निकेतन हिल्स, ब्लॉक 23। वह जगह शहर से बाहर थी, पेड़ों से घिरी, और उस रात चांद भी कुछ ज्यादा ही धुंधला था। जब कैब वहां रुकी तो सामने एक पुरानी इमारत खड़ी थी, जैसे वक्त ने उसे जीते जी खा लिया हो। दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई और फाटक जंग खा चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात थी, हवा में बच्चों के खिलखिलाने की धीमी सी गूंज जो कहीं थी भी और नहीं भी। मैंने गेट की चेन हटाई। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैंने गहरी सांस ली और उस जगह में पहला कदम रखा। अगर कोई है तो मैं सिर्फ सच्चाई जानने आया हूं, मैंने धीरे से कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला, या शायद दीवारों के पीछे किसी ने हंसकर जवाब दिया। मैंने टॉर्च ऑन की। हॉल की दीवारों पर अब भी पुराने पोस्टर लगे थे। पढ़ाई ही भविष्य है, साफ सफाई में ही भगवान बसते हैं। लेकिन इन सब के बीच दीवारों पर उंगलियों के निशान भी थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचें मारी हों। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। दाएं कोने में एक लोहे की प्लेट लटक रही थी जिस पर फेडेड पेंट से लिखा था, कमरा नंबर 13। वहीं से वह ठंडी हवा निकल रही थी जिसमें नमी थी, दर्द था और वो सुगंध, जैसे पुराने खिलौनों की और सड़ी हुई यादों की। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया। मैं रुक गया। वो जो भी है, अब मैं आ चुका हूं। और तभी दरवाजा खुद से खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि पीली रोशनी थी, जैसे वहां कोई अब भी रहता हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का झूला था और उस पर बैठा था एक गुड्डा, जिसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थी। और अचानक उसके मुंह से आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो विक्रम चौहान। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ तोड़ दी। मैंने दरवाजा पीछे पलट कर देखा। वो अब बंद हो चुका था और अंदर से कोई कह रहा था, अब तुम हमारे साथ रहोगे हमेशा। मैंने टॉर्च की रोशनी गुड्डे पर डाली। वो अब भी उसी तरह चुपचाप झूले पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कोई चालाकी, कोई छुपा हुआ इरादा। कमरे की दीवारें धुंधली थीं, जैसे उस पर समय की गर्द जमी हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उनमें कुछ आकृतियां उभरी हुई दिखती थी, बच्चों की, औरतों की और एक आदमी की जो दीवार में घुलता जा रहा था।
मैंने धीरे से अपनी जेब से नोटबुक निकाली और एक पेज पर लिखा, कमरा नंबर 13 जीवित प्रतीत होता है, झूले पर गुड्डा मौजूद, स्वर आया, आत्मसजग या किसी आत्मा का माध्यम। मैंने कैमरा निकाला, लेकिन जैसे ही मैंने फ्लैश ऑन किया, गुड्डा झूले से गिर गया और उस गिरने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे किसी ने शीशे का खिलौना फेंक मारा हो। फिर अचानक दरवाजे के बाएं कोने से किसी बच्चे के गाने की आवाज आई, धीमी और बेसुरी, सो जा बेटा आंखें मूंद वरना आएगा भूत। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। दीवार के पास एक छोटी सी दरार थी जहां से ठंडी हवा आ रही थी और लगता था जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। मैंने धीरे से दरार के पास कान लगाया और तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, वो 7 अब भी यही है और 8वां तुम हो। मैं पीछे हट गया। सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन मेरा अनुभव मुझे कह रहा था कि डर का सामना पीछे हटकर नहीं किया जाता। मैंने दीवार के उस हिस्से को ठोंक कर देखा। एक हिस्सा थोड़ा खोखला लगा। मैंने चाकू निकाला और दीवार की पपड़ी सी हटा दी। अंदर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा छुपा था, बिल्कुल छोटे आकार का, जैसे बच्चों के लिए बना हो। मैंने उसे खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी जो नीचे बेसमेंट की ओर जाती थी। मैंने खुद को संभाला, टॉर्च कसकर पकड़ी और झुककर उस रास्ते में घुस गया। हर कदम पर लकड़ियां चरमराती थी और दीवारों से पानी टपकता था। गंध और भी तीव्र होती जा रही थी, जैसे सड़े हुए दूध या किसी पुराने खून की। फिर सामने आया एक दरवाजा जिस पर चाकू से कुछ लिखा था, रूम 13 इज नॉट अ रूम, इट्स अ मेमोरी वी नेवर एस्केप्ड। मैंने दरवाजा खोला और सामने जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। एक गोलाकार कमरा था जहां 7 छोटे बिस्तर रखे थे और हर बिस्तर पर एक एक गुड्डा। हर गुड्डे की शक्ल एक जैसी नहीं थी, बल्कि इंसानी थी, जैसे किसी की फोटो देखकर बनाई गई हो। दीवार पर तस्वीरें लगी थीं बच्चों की और उनमें से कुछ की आंखें काली कर दी गई थीं। किसी ने उनकी तस्वीरों को बर्बाद किया था या शायद सहेजा था उनकी याद में। मैंने टॉर्च से कमरे को घुमाया और देखा कोने में एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और उसका शरीर हिल नहीं रहा था। मैंने पास जाकर धीरे से आवाज दी, मैम आप ठीक है? उसने अपना चेहरा उठाया और उस पल मेरा दिल एक पल को थम गया। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें खाली थीं, बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई आत्मा नहीं, सिर्फ अंधेरा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनकी देखभाल करती थी, लेकिन मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया उस रात। अब वे मुझे सजा दे रहे हैं। तुम भी यही रहोगे, हम सब यही रहते हैं। रूम नंबर 13 से कोई नहीं जाता। कमरा धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, दीवारें सिहरने लगी, गुड्डे अपने आप हिलने लगे और उन सभी के मुंह से एक ही आवाज निकली, अब 8 हो गए। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब गायब हो चुका था, जैसे वो रास्ता कभी था ही नहीं। अचानक सब कुछ ठहर गया, हर आवाज रुक गई और कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई, वही लड़की की जो पहली बार कॉल पर थी, विक्रम चौहान, क्या तुम उन बच्चों को बाहर ला सकोगे या तुम भी एक गुड्डा बन जाओगे? हम देखेंगे अगले हिस्से में। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं जिंदा हूं या सपना देख रहा हूं। दीवारें जो पहले पत्थर की लग रही थीं, अब किसी अजीब सॉफ्ट मटेरियल में बदल चुकी थी, जैसे मांस की परत हो। हर गुड्डा मुझे देख रहा था। उनकी आंखें अब सिर्फ कांच नहीं थीं, उनमें चमक थी, जैसे किसी के जिंदा होने की। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, गहरी सांस ली और याद किया कि मैं कौन हूं, विक्रम चौहान। मैंने खुद से कहा, मैंने इससे भी बुरी जगह देखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन मान चुका था कि इस बार मामला कुछ और है। कमरे के कोने में अचानक एक पुराना टेप रिकॉर्डर चल पड़ा, जिससे एक धीमा संगीत बजने लगा। एक लोरी, लोरी सुन बेटा सो जा, तेरा बाबू आएगा, तेरे लिए वो गुड्डा लाएगा। और साथ ही वो औरत जो कोने में बैठी थी, उसकी बॉडी अब झटकों से हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो।
उसने मेरी तरफ देखा और एकदम चीख पड़ी, तू भी उन्हें छोड़ देगा क्या? तू भी चले जाएगा क्या, जैसे बाकी सब चले गए? उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज गया, दीवारों से खून की धारें बहने लगी और फिर सब शांत हो गया, एकदम मौत सरीखा सन्नाटा। मुझे लगा अब नहीं, अब मुझे इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। मैंने टॉर्च से चारों ओर ढूंढा और कमरे के एक कोने में एक पुराना अलमारी जैसा दरवाजा दिखा। वो थोड़ा खुला हुआ था। मैंने धड़कते दिल से उसे खोला। अंदर एक पतली सी सीढ़ी नीचे जा रही थी, जैसे किसी तहखाने में। मैंने एक बार पीछे देखा। वो 7 गुड्डे अब बिस्तर पर नहीं थे, वो जमीन पर खड़े हो गए थे, एक लाइन में, और उनकी ऊंचाई वो बढ़ती जा रही थी, जैसे वो इंसान बन रहे हों या शायद इंसान ही थे कभी। मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। नीचे एक पतला गलियारा था और दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। सभी की हेडलाइन थी, 7 बच्चे लापता, सरकार ने जांच बंद की, आया की आत्महत्या। मगर कोई सुसाइड नोट नहीं। शांति निकेतन अनाथाश्रम अब बंद रहेगा। इन हेडलाइनों के नीचे किसी ने लाल स्याही से लिखा था, हम नहीं भागे थे, हमें बंद किया गया था। कमरे में ताले नहीं थे, हमारे मुंह सिल दिए गए थे। मैंने महसूस किया मेरे पैर अब कीचड़ जैसे कुछ में धंस रहे हैं। नीचे झांका तो देखा कि फर्श की जगह अब नरम मांस जैसा पदार्थ था और हर जगह बच्चों के छोटे छोटे। आगे बढ़ते हुए गलियारे के अंत में एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा मिला। उस पर नाम लिखा था, सिस्टर मेरी। यही वो आया थी जिसकी लाश पानी की टंकी में मिली थी, या शायद मिली नहीं थी, बस कहानी बना दी गई थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था और उसकी दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स, जिनमें एक कॉमन चीज थी। हर एक चित्र में एक ही महिला, लंबे बाल, काली साड़ी और उसकी आंखों से खून टपकता हुआ। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी जिस पर एक डायरी रखी थी। मैंने उसे उठाया और पहला पन्ना पढ़ा। आज 7 बच्चों को एक कमरे में बंद किया गया है। कहते हैं वे अशुद्ध हैं। सिस्टर मेरी कहती है कि हम सब शैतान हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना करती है, पर हर प्रार्थना के बाद एक बच्चा कम हो जाता है। मैं डरती हूं, मुझे डर है कि मैं अगली हूं। डायरी में और भी कई पन्ने थे, लेकिन अचानक सब कुछ हिलने लगा। कमरा थरथराने लगा, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर से गिर रही हो। और तभी मेरे पीछे की दीवार टूटी और वहां से वो 7 बच्चे निकले। अब जिंदा नहीं, पर उनके चेहरे पहचान लिए। मैंने वही चेहरे जो गुड्डों पर थे। उन्होंने मेरी तरफ। तुम वो पहले हो जिसने हमारी आवाज सुनी है। क्या तुम हमें इस जगह से आजाद कर सकते हो विक्रम भैया? मैंने कांपते हुए पूछा। कैसे? तभी पीछे की एक और दीवार खुली और वहां एक लाश झूल रही थी, सिस्टर मेरी की। उसके गले में रस्सी बंधी थी, पर आंखें खुली थी और होठों पर मुस्कान थी, जैसे वो आज भी देख रही हो कि उसके पापी बच्चे कहाँ हैं। मैंने बच्चों की तरफ देखा। तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब उसकी आत्मा भी उसी कमरे में बंद हो जहां तुम थे। बच्चे मुस्कराए और एक गुड्डा अचानक हवा में उठकर उसके शव से टकराया। झटके से कमरे की हवा बदल गई। एक भयानक चीख, एक धमाका और फिर अंधेरा। जब मुझे होश आया, मैं कमरे के फर्श पर पड़ा था। बच्चे अब नहीं थे, ना लाश, ना दीवारों पर खून, ना वो आवाजें। सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। मैं उठकर बाहर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। रूम नंबर 13 अब बंद था और उस पर एक नई पट्टी लगी थी, वेकेंट फॉर न्यू एडमिशंस। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन वो बंद हो चुका था। डायरी भी मेरी जेब से गायब थी और मोबाइल में वो नंबर जो पहली बार कॉल आया था, अब हम मिलेंगे फिर से विक्रम भैया, क्योंकि अभी तुम्हारे बाकी केस बचे हैं। मैं उस रात शायद पूरी तरह से नहीं जागा था, क्योंकि जब मैं अनाथ आश्रम से बाहर निकला तो बाहर की दुनिया कुछ अलग लग रही थी। हवा में वही सड़ांध थी। मैंने कंप्यूटर ऑन किया, रूम नंबर 13 के बारे में और जानना चाहा, लेकिन इंटरनेट पर अब उस अनाथाश्रम का कोई जिक्र नहीं था। ना पुरानी खबरें, ना कोई रिकॉर्ड।
जैसे वो इमारत कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन फिर एक ईमेल आया, फ्रॉम unknown@13mail.net। सब्जेक्ट तुम्हारा अगला केस। मैंने ईमेल खोला और उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, रूम नंबर 13 वॉज जस्ट द बिगिनिंग। नीचे एक पुराना अटैचमेंट था, PDF फाइल। उसका नाम था केस फाइल 222, द मिरर मैन। मैं समझ गया, ये खत्म नहीं हुआ है, ये शायद कभी खत्म नहीं होगा। मैं विक्रम चौहान हूं और मैं मरने वालों की आवाजें सुनता हूं, उनकी चीखें, उनकी सच्चाई जो दुनिया नहीं सुनती। मैं केस बंद नहीं करता, मैं कहानियां सुनता हूं, सच्ची, डरावनी और अधूरी। और यही मेरी दुनिया है। अगर आपने द डॉल हाउस मर्डर और रूम नंबर 13 की सच्चाई को महसूस किया है तो रुकिए मत, क्योंकि अगले केस में हम मिलेंगे उस आईने से जो देखता है मौत से पहले की जिंदगी। द मिरर मैन जल्द आ रहा है।